नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद की किस मंडल में बताया गया है। तो अगर बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र की जो बात है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की गई है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। इसकी रचना तो की थी ऋषि विश्वामित्र ने, लेकिन गायत्री मंत्र जो है वो खुद किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, जो कि सूर्य देवता की जो पुत्री है किसको समर्पित है, तो सूर्य देव की पुत्री सविता को समर्पित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो सूर्य देवता की जो पुत्री है वो सविता, उनको समर्पित है आपका क्या, आपका गायत्री मंत्र। अच्छा, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और इसको वेद माता भी कई बार कहा गया है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। लेकिन साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और जून 2026 में ही अपने एसपीटेट को क्वालिफाई करके आगे कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास आपकी लाइव रहने वाली है उस क्लास को आप एज इट इज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो आराम से घर आके रिकॉर्डेड क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे एच टेट की बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम से है, तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, एक नाम ऑप्शन में यहाँ पे दिया है तुलसीदास। अच्छा, तुलसीदास कौन थे? तो तुलसीदास एक बहुत बड़े यहाँ पे लेखक मालूम है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो उनकी रचनाओं को याद करने के लिए अगर मैं तुलसीदास की रचनाओं को याद कराऊं तो एक ट्रिक आपको दे रहा हूं। दो कवि राह में गीत गाते हैं। क्या है ट्रिक? दो कवि राह में गीत गाते हैं। तो आपको तुलसीदास की रचनाओं के लिए ट्रिक याद रखना है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो से बनेगा दो से दोहावली, कवि से बनेगा कवितावली। तो दोहावली, कवि से कवितावली, राह से बनेगा रामचरितमानस और ह से बनेगा हनुमान चालीसा। तो दोहावली, कवितावली, आपका रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, और गीत से बनेगा गीतावली। तो पांच चीज़ें मैंने आपको एक ही ट्रिक में याद करवा दी। दो कवि राह में गीत गाते हैं, दो से बनेगा दोहावली, क से बनेगा कवि से बनेगा कवितावली, राह से दो बने, राह से बना रामचरितमानस और र से बना हनुमान चालीसा, और गीत से बना गीतावली। तो इन सभी के जो लेखक है वो कौन है? तो इन सभी के जो लेखक है वो आपकी तुलसीदास है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त याद रखनी है। उसी प्रकार विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका भी तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई है। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई? तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन, और ये 61वां जो संविधान संशोधन था वो था आपका कब का? 1988 का। लेकिन इसको जो आपको आधिकारिक रूप से जो लागू किया गया था वो किया गया था 28 मार्च 1989 को। तो 61वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 28 मार्च 1989। 28 मार्च 1989 को ये लागू होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप ये बताइए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अच्छा, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी आपकी 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में कितने नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी को आप सोशलिस्ट बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, प्रस्तावना में 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। अच्छा, जो मौलिक कर्तव्य है
मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि रूस से लिए गए हैं, वो भी आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुका है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दोस्तों क्या हुआ था। तो साथियों 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट होता था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है उन बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 73वां संविधान संशोधन। 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो पंचायती राज 1992-93 की अगर बात करें तो इसमें पंचायती राज आता है, तो और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर याद रखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है। और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है उन क्वेश्चन को आपने बहुत ही डिटेल से याद रखना है, हर एक क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाला है। अच्छा, जीएसटी से आपका कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जीएसटी से आपका 101वां संविधान संशोधन, तो 101 जो 106वां जो संविधान संशोधन है वो आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका नारी शक्ति बंधन से जो आपका कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें नारी शक्ति बंधन की, तो नारी शक्ति बंधन से जो आपका जुड़ा हुआ है, जहाँ पर महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभा में अब 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, मतलब कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, रिजर्व की गई है। तो ये आपका नारी शक्ति जो वंदन जो संविधान संशोधन है, जो कि 106वें नंबर का संविधान संशोधन है, उसमें बताया गया है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। लेकिन किस अनुच्छेद में ये बोला गया है कि संविधान में जो संसद है वो संशोधन कर सकती है? तो आर्टिकल नंबर 368, अनुच्छेद नंबर 368 में ये बोला गया है कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर ना बढ़ूं उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस से जो आपका जो संविधान संशोधन जुड़ा है वो 103वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण देने की बात की गई, जिसको ईडब्ल्यूएस में रखा गया। ये 2019 के आसपास का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है। तो भारतीय संविधान में जितने भी विषय दिए गए हैं उनकी कितनी सूचियाँ दी है। तो अगर इन सूचियों की बात करें तो इनकी संख्या है आपकी 3। ये कौन कौन सी सूचियाँ हैं? तो ये इसमें एक आपकी यूनियन लिस्ट है, जिसको हिंदी भाषा में संघ सूची कहा जाता है। संघ सूची की बात करें तो इसके लिए जो कानून बनाएगा वो आपकी केंद्र सरकार बनाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी अनुसूची कौन है। तो संघ सूची के बाद अगली जो आपकी सूची है वो है आपकी कौन सी? आपकी राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ भारतीय संविधान में है। भाई, संघ सूची के लिए कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के लिए राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती जो सूची है उसके लिए जो कानून बनाती है वो आपकी कौन बनाती है? दोनों बनाती है, राज्य भी और आपका केंद्र भी बनाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में आपके 100 विषय है, लेकिन पहले जो होते थे वो आपके 97 विषय होते थे। तो पहले 97, लेकिन अब कितने हो चुके हैं? अब आपके जो है वो यहाँ पर 100 विषय हो चुके हैं। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है। तो राज्य सूची
सूची में वर्तमान में 61 है, लेकिन पहले जो है राज्य सूची में आपके 66 विषय हुआ करते थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपने बता दिया संघ सूची में आपके कितने विषय है, राज्य सूची में आपके कितने विषय है, लेकिन समवर्ती होती है कंकरेंट लिस्ट कि कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय है। तो कंकरेंट में अब वर्तमान में 52 है, लेकिन पहले जो है मेरे साथ ही 47 विषय हुआ करते थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, डिटेल से याद रखनी है, और ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, और जो बातें परीक्षाओं में काम आने वाली होती है उन बातों को डिटेल से याद रखना होता है, बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 सूचियाँ भारतीय संविधान में। एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि संघ सूची में क्या क्या आता है। तो संघ सूची में वही आएगा जिनके लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे कि रेलवे संघ सूची में आता है, वायुयान हो गया, विदेशी मामले हो गया, रक्षा हो गया, डाक है, जनगणना है, जितने भी आपके केंद्र सरकार जिनके लिए कानून बन। सुना होगा आपने भारतीय डाक विभाग होता है, हिमाचल डाक विभाग कभी होता नहीं है। भारतीय जनगणना भारत जनगणना करवाता है, ना कि हिमाचल करवा, मतलब कि स्टेट में ये नहीं आता, ये सब केंद्र में आता है। तो संघ सूची में आता है डाक हो गया, पोस्ट ऑफिस, आपका सेंसस, आपकी जनगणना, आपका डिफेंस रक्षा, वायुयान, आपका रेलवे, आपका विदेशी मामले फॉरेन जो आपके इश्यूज होते हैं, सब कुछ इसी में आता है। उसी प्रकार आपका राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है कृषि। कई बार पूछा है कि कृषि किस सूची का विषय है। कृषि है, जन स्वास्थ्य है, ये सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं भाई, ये आता है आपका कृषि में। क्या आपका पुलिस है राज्य सूची में। उसी प्रकार आपका समवर्ती में सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। तो हिमाचल बोर्ड भी होता है और सीबीएसई बोर्ड भी होता है, तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है। बात करें विवाह एवं तलाक की, आपका वन हो गया, फॉरेस्ट आपका दोनों में आएगा, संघ में भी आएगा, आपका किस में आएगा, आपका राज्य में भी आएगा। बिजली भी आपका देखो हिमाचल भी बनाता है, आपका उत्तराखंड भी, आपका केंद्र सरकार भी, तो दोनों ही बनाती है भाई। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये तो पूछ लेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को सौंपता है, लेकिन आप ये बताइए कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो बात आएगी अगर उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष सौंपेगा अध्यक्ष को, और जब बात होगी अध्यक्ष की तो अध्यक्ष सौंपेगा उपाध्यक्ष को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ चुका है कि विधानसभा का अध्यक्ष किसे सौंपेगा। तो विधानसभा का अध्यक्ष सौंपेगा उपाध्यक्ष को, और विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो सौंपेगा अध्यक्ष को। आपस में छोटा भाई बड़े भाई को और बड़ा भाई छोटे भाई को, दोनों क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में ना जाने कितने बार आ चुके हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला लगातार दूसरे बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और अगर बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष की, वर्तमान में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, तो इस समय जो है वो जो 18वीं लोकसभा है उस पर जो है किसी भी उपाध्यक्ष को नहीं चुना गया है। मतलब कि अभी अध्यक्ष ही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष यहाँ पे नहीं बनाए गए। अब क्यों मोदी सरकार ने नहीं बनाए हैं वो अलग बात है। अच्छा, बात करें वर्तमान में अध्यक्ष तो आपके कौन है, आपके ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष बिल्कुल नहीं बनाए हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। कई बार क्वेश्चन आया है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अच्छा, त्यागपत्र तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देता है। और बात करें भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ भी, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, और इसको जो त्यागपत्र है वो भी कौन देगा, राष्ट्रपति ही देगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले होते हैं उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम करते हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलो जी, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किसको त्यागपत्र देता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आया है, कई बार आया है कि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किससे लेता है या भारत का उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र देता है। देखो, इसको शपथ दिलाई थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, सीजे ने, लेकिन भाई इसको आपका त्यागपत्र देता है ये किसको, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति ने तो चाहे शपथ है चाहे त्यागपत्र, दोनों के दोनों राष्ट्रपति से लिए है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है। भारत के संविधान का संरक्षक आपका उच्चतम न्यायालय है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल नंबर 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों याद रखनी है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत। और बात करें सूर्यकांत साहब की, तो सूर्यकांत साहब जो है वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, तो वो बने आपके 53वें नंबर के। तो भारत के 53वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके कौन, आपके जस्टिस आपके सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत के किस जनजाति से संबंधित रखती है, तो द्रौपदी मुर्मू आपकी संथाल जनजाति, किस जनजाति से है, आपकी संताल जनजाति से है आपकी द्रौपदी मुर्मू। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा का सचिव कौन है। तो उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो ये वर्तमान में क्या है, तो उत्पल कुमार सिंह जो है वो वर्तमान में लोकसभा के क्या है, आपके महासचिव है। ये बात आपको, लोकसभा के सचिव नहीं, महासचिव, आपको जनरल सेक्रेटरी आपको जरूर याद रखना है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 51 से लेकर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक बात की जाती है आपके भारत के राष्ट्रपति की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो टेट परीक्षाओं में आपको बार परेशान करता है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और अगर मेरी वीडियोज आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें ताकि हर एक भाई बहन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो आचार्य JB कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को हुआ। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई। अच्छा, बम्बई में हुई, ये बात तो बिल्कुल समझ गए। इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी को बोलते हैं व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर पहली महिला भारतीय पूछ ली तो फिर वो कौन है, सरोजनी नायडू है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।